Dear students, फहद हुसैन केमिस्ट्री लेक्चरर। इंशाल्लाह आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर से। और सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनसे स्टार्ट लेंगे। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तो किसे कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है, और वो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो वो हासिल होते हैं हमारे पास कौन से सोर्स से, लिविंग सोर्स से हासिल होते हैं। ठीक है, लिविंग सोर्स में हमारे पास क्या आता है, प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और हमारे पास एनिमल्स आते हैं। यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन से सोर्स से हासिल कर सकते हैं, या प्लांट से और या एनिमल से। ये हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को जिस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया उस थ्योरी को कहा जाता है विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, विटल फोर्स थ्योरी यानी VFT जो है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग सोर्स से हासिल हुए हैं। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को फिर 1928 में जो है तो चैलेंज करने वाला जो था तो वो हमारे पास जर्मन केमिस्ट था, और उसका नाम था फ्रेडरिक वोलर ने क्या काम किया, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग से हासिल होते हैं, बल्कि वो हमारे पास लेबोरेटरी में भी तैयार हो सकते हैं। और कौन से कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किस प्रोसेस के ज़रिए, हीट के ज़रिए। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जब इनसे प्रूफ मांगे गए तो इन्होंने अपने लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिलेक्शन की वो हमारे पास था अमोनियम साइनेट। ठीक है, जो ईटा के लिए ज़रूरी है कि फ्रेडरिक वोलर ने कौन सा कंपाउंड फर्स्ट टाइम लिया और जिसको लैब में हीट करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। जो स्टार्टिंग मटेरियल था, आपको ईटा में ये आता है कि इनऑर्गेनिक जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो अमोनियम साइनेट है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बना, प्रोडक्ट टारगेटेड जो बना, तो वो हमारे पास यूरिया बना। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन वाइज इक्वेशन वाइज बताना हो तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है NH4CNO, और जब उसे हीट किया गया यानी जब यूरिया बनाया गया तो यूरिया का फार्मूला हमारे पास है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, एक दफा एमसीक्यूज में ये भी आया था, नेम जो है तो यूरिया का क्या है, तो वो हमारे पास है कार्बेमाइड। ठीक है, कार्बेमाइड। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से सोर्स से हासिल होते हैं। तो VFT का आइडिया पड़ा, और फिर उसकी जो रिजेक्शन है तो वो जर्मन केमिस्ट ने की। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम इस पे आगे जाएं और बात करें तो नेक्स्ट इसमें हम जब बात करेंगे तो ये कह रहे हैं कि यूरिया हमारे पास बन गया है, तो ये क्या चीज़ है। तो अभी डिस्कस किया है कि यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आप चूंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये क्या चीज़ है, ये कंपोनेंट ऑफ यूरिन है। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ यूरिन है हमारे पास,
और ये जो बनता है यानी जो यूरिया की जो फॉर्मेशन है तो ये असल में ब्रेक डाउन प्रोटीन्स की होती है, डाउन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बुनियादी कॉन्सेप्ट, यूरिया के साथ भी जर्नलाइज्ड कुछ बातें हैं तो ये भी आप अपने साथ कॉन्सेप्ट में याद रख लें। इसके बाद नेक्स्ट जो जब हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें भी आ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। आपके पास आएगा कि कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज से कंपोज्ड है। ठीक है, तो चूंकि बी सेक्शन वालों को तो मोस्टली ऑर्गेनिक तो उनकी खत्म थी, लेकिन सी और डी वाले हमारे पास नहीं है। बी वालों को पता भी होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बनती हैं मेनली, ठीक है, मेनली, और फिर बनता है किससे, ट्रेसेस से। ठीक है ना, तो मेनली में हमारे पास फिर 2 एलिमेंट आ जाते हैं और ट्रेसेस में हमारे पास 1 2 3 4 कंपोनेंट होते। ठीक है, मेनली में हमारे पास है कार्बन है और हाइड्रोजन है, और ट्रेसेस में हमारे पास याद रखें, नोज याद रखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन। हेलोजन से मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, और अगर आपसे एमसीक्यूज में और क्रिटिकली पूछा जाए कि इनमें से जो है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसकी है, तो कार्बन हमारे पास ऑलमोस्ट जो है तो वो हमारे पास है 85%। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, चीफ कंपोनेंट है। ठीक है, चीफ कंपोनेंट मतलब हाईएस्ट परसेंटेज में हमारे पास मौजूद है। हाइड्रोजन हमारे पास 10 to 11% है, तो टोटल ये बन गया 95, और बाकी जो हमारे पास जो ट्रेस एलिमेंट है तो ये 5% में जो है तो हमारे पास काउंट होते हैं। जब कंपोजिशन पढ़ लें तो इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन इसलिए जरूरी है कि ईटा में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास वो कौन से कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो उस एक्सेप्शंस में हमारे पास आ जाते हैं CO3 यानी कि कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट हमारे पास आ जाता है, HCO3-1 यानी बाइकार्बोनेट भी हमारे पास इसमें आता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास सिंपल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, आपको पता है सिंपल ऑक्साइड्स में एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो हमारे पास आता है। इसमें एक हमारे पास आता है कार्बोनाइल। ठीक है, CO जो ग्रुप है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसके बाद एक और आता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड हमारे पास है CN-1, ये भी ऑर्गेनिक में काउंट नहीं होता। एक है साइनेट। ठीक है, साइनेट हमारे पास है OCN। ठीक है, OCN। एक हमारे पास है सल्फाइड, एक हमारे पास आता है सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड यानी कार्बन डाइसल्फाइड अगर हम कह दे तो इस तरह, अगर जर्नल सल्फाइड है तो S-2। ठीक है, एक सल्फाइड आ जाता है। तो ये यहाँ पे बल्कि मैं एक और भी आपको बताता हूँ, इसके अलावा हमारे पास है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस में आता है। तो एमसीक्यूज के लिए पॉइंट अपने साथ मस्ट याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन हमारे पास क्या है, आपको परसेंटेज जनरली दिखाई दे रहे हैं, और एक्सेप्शंस में याद रखें। ईटा में आपको आ सकता है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं जिसमें हमारे पास कार्बन तो मौजूद होता है लेकिन वो इनमें काउंट नहीं होता। और इसके नेक्स्ट इसमें हमारे पास अभी हम इसकी डिटेक्शन, आपको चूंकि पता है कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंपोजिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ लिए,
अभी इसमें हम बिल्कुल चैप्टर के एंड वाला टॉपिक डिटेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम दूसरा टॉपिक बुक के तरीके से जाएं तो उसमें सोर्सेज हैं और फिर कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, तो हमारी जो अटेंशन है, जो जो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन या जो बुनियादी बेसिक टॉपिक है, उससे डाइवर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा हम अभी इसके बाद कंपोजिशन के बाद जो है तो इसकी डिटेक्शन डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह की डिटेक्शन करते हैं, और उसके बाद जो है तो फिर हम दोबारा से उसी टॉपिक पे आ जाएंगे स्टार्ट से, जहां से हमने टॉपिक को छोड़ा है। ठीक है, तो लिहाजा मेरा जो अभी टॉपिक होगा वो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे डिटेक्शन पढ़ेंगे, और चूंकि आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक हमारे पास कार्बन है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, अभी आपने पढ़ा है, तीसरा हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, चौथा हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन है हमारे पास, इसके अलावा पांचवा हमारे पास सल्फर है, और छठा जो ग्रुप इसमें हमारे पास है वो हेलोजेंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनकी हम डिटेक्शन करेंगे। अभी ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं, तो वो तो आपको पता है मेनली कंपोनेंट है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का चीफ कंपोनेंट है, बेसिक स्केलेटन जो है तो कार्बन से बना है, तो इसको डिटेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में डिटेक्शन करवाई जा चुकी है, तो लिहाजा जरूरी है कि हम यहाँ पे कार्बन की डिटेक्शन पढ़ें। और आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि डिटेक्शन ऑफ कार्बन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। उसमें यहाँ पर एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लिया जाता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाला जाता है और कॉपर ऑक्साइड को डाला जाता है। ठीक है, आपको चूंकि पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किसकी डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, कार्बन की डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, और कॉपर ऑक्साइड जो है तो ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये जो है तो ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड हो गया। जब अगर हम इसकी रिएक्शन को अभी डिस्कस करते हैं तो ये एक दफा ईटर में पूछा जा चुका है कि इनके दरमियान जो है तो रेशो कितनी होनी चाहिए। तो इनके दरमियान रेशो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड 1:3 में जो है तो होनी चाहिए। इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हमारे पास कॉपर बन जाएगा। यानी कॉपर जो है तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर पड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब की फिटिंग की जाएगी, ठीक है, ग्लास से, और जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है, जिसको हम नॉर्मली यहाँ पर लफ्ज यूज हुआ है लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर यूज हुआ है। और लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड आकर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन में कुछ इस तरह होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया डिलीवरी ट्यूब के जरिए और यहाँ पर लाइम वाटर पड़ा हुआ था। जब इनकी आपस में रिएक्शन होता है तो इससे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो ये आपके पास किस फॉर्म में अपीयर होगा, वाइट पीपीटी आपके पास आएंगे, यहाँ पर एंड में आपके पास वाइट पीपीटी बन जाएंगे। तो ये अक्सर ईटा में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जब भी कार्बन की डिटेक्शन हम करते हैं तो फाइनल वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड की है, ठीक है। तो आप उनको जवाब में लिखेंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम डिटेक्शन करना चाहें तो ये डिटेक्शन हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेक्शन है ये भी और आसान भी है। इनकी डिटेक्शन में क्या किया जाता है,
सिंपल डिटेक्शन है इसकी भी। इसमें इसी तरह हाइड्रोजन को लिया जाता है, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन। इसी तरह हम वही कॉपर ऑक्साइड होता है, ये जो है तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, रिजल्ट में बनेगा H2O प्लस कॉपर, ठीक है। और यही पानी जो है तो नेक्स्ट स्टेप में यानी H2O आएगा और रिएक्शन करेगा किसके साथ, यहाँ पर कंटेनर में हमारे पास पड़ा हुआ है एक मटेरियल पड़ा है जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है तो ये हमारे पास व्हाइट कलर में यानी कलरलेस होता है, ठीक है। और इसको हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और ये कौन से कलर में होता है, व्हाइट यानी कलरलेस होता है। अभी होगा क्या, होगा इस तरह, जब वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉपर सल्फेट, तो वाटर इसके साथ रिएक्शन यानी आएगा, मिल जाएगा। जब वाटर मिलेगा तो कॉपर सल्फेट तो पड़ा है और 5 मॉलिक्यूलों को ये अपने आप में एडजस्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर, ठीक है, सल्फेट। और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट होंगे तो वो देखिए वो होंगे हमारे पास ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर में। तो ये ब्लू कलर फॉर्मेशन जो है तो ये आपको हाइड्रोजन की प्रेजेंस यानी हाइड्रोजन की डिटेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो ये बीटा के लिए बहुत जरूरी है कि जब हाइड्रोजन की डिटेक्शन करते हैं हम, जब हाइड्रोजन की डिटेक्शन करते हैं तो फाइनल टारगेटेड प्रोडक्ट जो बनता है तो उन प्रेसिपिटेट का कलर कौन सा होता है, तो आप उनको ब्लू कहेंगे। या अगर आ जाए कि अगर ये आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यूज के, जो ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है वो कौन सा कंपाउंड है इनमें, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की डिटेक्शन हुई। नेक्स्ट हम आएंगे हमारे पास जो 3rd नंबर की डिटेक्शन है, ठीक है, 3rd नंबर की डिटेक्शन वो हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। या नाइट्रोजन के बाद हम सल्फर करेंगे, या सल्फर के बाद हैलोजेंस करेंगे, हैलोजेंस के बाद ऑक्सीजन करेंगे। तो जब भी हम इन एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं, मेरे इस पॉइंट को बहुत गौर से आप सुने, जब भी आप डिटेक्शन करते हैं तो इनकी डायरेक्ट डिटेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, इनकी डायरेक्ट डिटेक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इनकी क्या करेंगे, इनकी हम इनडायरेक्ट डिटेक्शन जो है तो वो करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट डिटेक्शन करेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि इनडायरेक्ट डिटेक्शन कैसे की जाती है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट डिटेक्शन हम करते हैं थ्रू किसके जरिए, थ्रू लेसाइन सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, इसके जरिए करते हैं, लेसाइन सॉल्यूशन टेस्ट के जरिए करते हैं। तो लेसाइन सॉल्यूशन टेस्ट को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि लेसाइन सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। लेसाइन सॉल्यूशन क्या होता है, लेसाइन सॉल्यूशन के लिए आपने सबसे पहले एक कॉनिकल कोन की तरह इस तरह एक ट्यूब होती है, जिसको आपको पता है कि उसको फ्यूजन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। फ्यूजन ट्यूब पतले से ग्लास से बना होता है, इतना हार्ड ग्लास नहीं होता। और इसको जो है तो इसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि अभी हमारा जो मकसद है वो डिटेक्शन है, और किस चीज की, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिटेक्शन का मतलब है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस और ऑक्सीजन की डिटेक्शन है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें डालते हैं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें हमारे पास सल्फर है, इसमें हमारे पास हैलोजेंस है और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके लिए ये ईटा के लिए बहुत ज़रूरी एंट्री टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप सीख लें कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है
किस फॉर्म में मौजूद होता है, सल्फर हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होता है, हेलोजन किस फॉर्म में मौजूद होता है, और ऑक्सीजन हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो अगर नाइट्रोजन को आप देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चीफ कंपोनेंट है, नाइट्रोजन भी उसमें मौजूद है, तो लिहाजा जब कार्बन और नाइट्रोजन मिलेंगे तो ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप बनाएंगे। ये ईटा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी यानी डिटेक्शन नाइट्रोजन की करते हैं तो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका जवाब आपके पास ईटा के लिए एमसीक्यूज ये होगा कि उसमें वो साइनाइड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जब साइनाइड के फॉर्म में पाया जाता है, इस तरह सल्फर जो होता है S-2 में होता है, X-1 में होता है, O-2 में होता है। इनकी भी मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ क्योंकि अभी पहले हम इंटरेस्टेड है नाइट्रोजन में, तो लिहाजा हम फिर से दोबारा उसी अपने पॉइंट जिसको हमने छोड़ा था वहीं पर फिर आ जाएंगे, और पॉइंट हमने ये छोड़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इसमें डाला। दूसरे नंबर में इसमें हम एक मेटल को डालेंगे। ठीक है, मेटल जो है हमारे पास वो है सोडियम मेटल। ठीक है, मेटल तो और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर लेसाइन सोल्यूशन के लिए जो मेटल की सिलेक्शन की गई थी वो सोडियम मेटल की थी। सोडियम मेटल का मकसद क्या है यहाँ पे पुट करने से, क्योंकि जब भी हम इनडायरेक्ट डिटेक्शन करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट इसका अपने साथ याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जब हम इसमें मेटल को ऐड करते हैं तो उसमें बॉन्डिंग जो है तो वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लेसाइन सोल्यूशन के बनाने के लिए हम जो मेटल की एडिशन करते हैं इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट नेचर से आयनिक नेचर में आ जाए। क्योंकि आयनिक नेचर में आएगा तो इसलिए ये फिर क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा, और जब ये वाटर सॉल्युबल होगा तो फिर इसकी ये आइंस की फॉर्म में जाएगा, और जब आइंस की फॉर्म में जाएगा तो इसकी जो हम डिटेक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेटल टू पुट इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फ्यूजन ट्यूब, टू कन्वर्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग इनटू आयनिक बॉन्डिंग, to dissolve in universal solvent water and ions form, and through these ions we can detect each nitrogen, sulfur, halogens and oxygen easily. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए नंबर जो आ रहा है वो हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये सिर्फ लेसाइन सोल्यूशन के लिए आपके पास ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये सिर्फ और सिर्फ लेसाइन सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, और डिटेक्शन तो अभी हमारे पास यहाँ पर चूँकि ये कॉन्सेप्ट सारा हुआ तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता चलूँ कि जब फ्यूजन ट्यूब में आपने क्या क्या डाला, शाबाश, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था, इसमें आपने सोडियम मेटल को डाला था, फिर इसी फ्यूजन ट्यूब को आप किस में डाल दें, आप पानी में डाल लें, वाटर में डाल लें। ठीक है, जब पानी में ये और ये इसको आपने क्या किया, तो इसको आपने हीट किया था, कितना हीट किया, तो रेड हॉट, बहुत गर्म किया था, और ये इसमें क्रैक हो जाएगा, और फिर दोबारा से नेक्स्ट फॉर्म में आप यहाँ पर फनल लगाएं। ठीक है, और इसमें आप जाएं तो ये जो ग्लास का मटेरियल जो रेजिड्यू रह जाती है यहाँ पर ऊपर रह जाएगी, जबकि आपके पास नीचे जो सोल्यूशन आएगा तो ये आपके पास जो फिल्ट्रेट होता है बेसिकली ये आपके पास लेसाइन सोल्यूशन होगा। अभी आप जब नाइट्रोजन की डिटेक्शन करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा इस लेसाइन सोल्यूशन से लेंगे और उससे आप जो है तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नाइट्रोजन डिटेक्शन, यहाँ पे जगह का थोड़ा मसला है तो नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए सबसे पहले अभी आपको पता था, पहला एमसीक्यूज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला गया था, सोडियम उसमें मेटल डाला गया था, इससे बना ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सोडियम
ठीक है, ये एक रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन को अगर मैं और एलेबोरेट यानी और क्लियर करके समझाऊं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन है, नाइट्रोजन हमारा मकसद है डिटेक्ट करना। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, साइनाइड की फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, तो अभी यहाँ पर साइनाइड पर -1 चार्ज है, सोडियम पर +1 चार्ज है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो होगा NaCN यानी सोडियम साइनाइड। इज इट क्लियर? तो आपको स्टेप नंबर 1 से क्या नतीजा अखज़ हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम के मिक्स करने से आपके पास जो सोडियम साइनाइड हासिल हुआ। MCQs इस पे आपको ईटा में आ सकता है कि नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड बाय A, B, C, D, ठीक है। नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड बाय, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, तो इसमें अगर आपके पास सोडियम साइनाइड जहां पर होगा तो इस फॉर्म से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये, नेक्स्ट इसमें भी ये होगा कि सोडियम साइनाइड को हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इनकी रिएक्शंस भी सिंपल हैं कि डिटेक्शन के लिए पहले हम यहाँ पर, चूँकि आपको पता था कि ये वो कंटेनर है जिसमें हमारे पास क्या पड़ा था, इसमें हमारे पास लेसाइन सोल्यूशन पड़ा था और इसी में ये NaCN जो है तो इसी के अंदर मौजूद है। मैं नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आप कॉन्सेप्ट बना लें कि इसमें इस तरह मौजूद है, ठीक है। तो फिर हम एक टेस्ट ट्यूब इसी तरह लेंगे डिटेक्शन के लिए। यहाँ से नंबर 1 थोड़ा लेसाइन सोल्यूशन को ऐड करेंगे। लेसाइन सोल्यूशन के बाद जो है तो हम ऐड करते हैं NaOH को, ठीक है, ये ईटा के लिए, क्योंकि हम सोल्यूशन को अल्कलाइन बनाते हैं। अल्कलाइन मीडियम में जो है तो इसकी डिटेक्शन को जो है तो प्रेफर किया गया है, सही डिटेक्शन होती है। नेक्स्ट इसमें हम डालते हैं FeSO4 जिसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं, और फेरस सल्फेट के बाद जो है तो इस सोल्यूशन को हम बॉयल करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड को, ठीक है, फेरिक क्लोराइड को, और इसके बाद एक्सिस HCl या एसिड या HNO3 या H2SO4 को डाला जाता है, ठीक है। तो इस सब कंपाउंड लेसाइन सोल्यूशन और स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन 4-5 चीज़ों को ऐड और ये प्रोसेसेस करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट अगर आपके पास ब्लू ग्रीन आ जाए, ठीक है, कौन से आ जाए, ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाए, ठीक है, ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाए, तो ये ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है तो ये आपको कंफर्म करते हैं कि नाइट्रोजन इसमें मौजूद है, ठीक है। और अक्सर फिर आपसे जो है तो पूछा जाता है कि ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो हमारे पास आए, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इस प्रेसिपिटेट का क्या है, तो ये है F जो कॉम्प्लेक्स बनता है Fe4, याद रखना है अपने साथ, Fe, ठीक है, CN6(3), ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास बनता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन। और इसको हम नॉर्मली जो इसका नाम है तो वो है हमारे पास फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये आपके पास डिटेक्ट हो जाए। अभी इसमें एक और क्वेश्चन भी इसी के साथ पूछा गया है कि अगर आपके पास इफ ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट न आए, अगर ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट न आ जाए और आपके साथ जो प्रेसिपिटेट आ जाए वो होगा ब्लड रेड PPT, इस पूरे तजुर्बे में आ जाए, ठीक है, ये ना आए। अगर ये आ जाए तो ये किसको कंफर्म करता है, नाइट्रोजन को। लेकिन अगर नहीं आए तो नाइट्रोजन इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अगर इसमें ब्लड रेड प्रेसिपिटेट आ जाए तो ईटा
टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो खुद कितना प्रोसेस भी आपने कर लिया है और इस पे आपके साथ ब्लड रेड पीपीटी आ जाए, तो ये आपको कंफर्म करता है कि इसमें हमारे पास कौन मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन भी है प्लस सल्फर भी है, ठीक है। और इस वक्त जो ब्लड रेड का जो फार्मूला होगा वही होगा Fe4Fe, ठीक है, SCN6 होल 3। तो ये हमारे पास देखें सल्फर और ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। और ये किस फॉर्म में है, इसका नाम होगा फेरोथायोसाइनाइड, ठीक है। ये आपके पास, ये आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ ये वाला है, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको जनरल पढ़ा दिया है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर को इकट्ठी कंफर्मेशन इसकी की जाए तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होगा, उसके लिए यही टेस्ट है, यही केमिकल्स हैं, सिर्फ जो है तो हमारे पास जो कलर होगा रेड ब्लड जो है तो वो इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास नाइट्रोजन की डिटेक्शन हो गई। इसके बाद हमारे पास डिटेक्शन जो होगी तो वो होगी डिटेक्शन ऑफ सल्फर की है, ठीक है। तो अभी इससे पहले फिर मैं आपको समझा दूं कि सल्फर की डिटेक्शन जो है तो वो आपको कैसे करनी है। तो उसी तरह आपने जो स्टार्ट में स्टेप नंबर 1 लिया था और उसमें आपने क्या लिया है, इसी तरह टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में आप सबसे पहले क्या डालें, लेसाइन सोल्यूशन। और ये आपको ज़रूरी है पता होना चाहिए कि लेसाइन सोल्यूशन में हमारे पास सल्फर किस फॉर्म में मौजूद है। तो सल्फर तो आपको पता है कि लेसाइन सोल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें आपने सोडियम को डाला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर मौजूद था S-2 सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है तो हमारे पास Na जो होता है तो ये तो +1 होता है, तो इसको चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए हम एक और सोडियम ले लेंगे, तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आएगा तो वो होगा Na2S। तो ये आपके पास एंट्री टेस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट MCQs बन गया कि लेसाइन सोल्यूशन में सल्फर हमारे पास किस फॉर्म में होता है, तो वो हमारे पास होता है सोडियम सल्फाइड, ठीक है, किस फॉर्म में होता है, सोडियम सल्फाइड। अभी इसके बाद डिटेक्शन हम स्टडी करेंगे। तो अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप में लेसाइन सोल्यूशन के बाद आप इसमें किस चीज़ की एडिशन करेंगे, शाबाश, सल्फर की डिटेक्शन के लिए इस तरह किया जाता है कि इसको हम अभी एसिडिफाइड करेंगे। क्या करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे, किसके साथ, वीक एसिड के साथ, CH3COO यानी एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई करते हैं। जब एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाइड करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये है। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास ये ऐड किया गया, तो इनके रिएक्शन देखें, शाबाश, रिएक्शन इसका होगा Na2S, ये लेसाइन सोल्यूशन में था। जब आपने एसिटिक एसिड को डाला तो ये हमारे पास है CH3COOH, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास कंपाउंड बन गया वो हमारे पास बना है H2S प्लस CH3COONA। ये रिएक्शन अपने पास आप याद रखिए, यानी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का जब आप इसमें रिएक्शन हुआ तो इससे हमारे पास क्या बना, शाबाश, ये जो हमारे पास बनता है H2S, ये हमारे पास गैस होता है जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा, यही H2S आएगा स्टेप नंबर 2 में, और इसमें हम नेक्स्ट क्या डालते हैं, नेक्स्ट इसमें हम डालते हैं यानी एक पेपर लेते हैं, ठीक है, एक पेपर लेते हैं, और वो पेपर किस चीज़ का होता है, वो होता है CH3COOPV, इसको हम कहते हैं लेड एसीटेट, क्या होता है, लेड एसीटेट का पेपर होता है। तो जब लेड एसीटेट पेपर यहाँ पर पड़ा होता है, ये पेपर है लेड एसीटेट, तो क्या हो जाएगा, ये लेड एसीटेट पेपर जो होगा तो ये सारा क्या होगा, ये कलर को आप देख रहे हैं, शाबाश, ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर होता है। तो ये ब्लैक कलर, ये कौन है, ये हमारे पास CH3COOPV है।
और ये आपके पास जो है तो ये ब्लैक हो गया, और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जो इसके ऊपर बने तो ये किस चीज़ के हैं, ये PbS के हैं। तो ये आपके पास सल्फर की डिटेक्शन हुई। कि सल्फर की डिटेक्शन में फाइनलाइज्ड स्टेप कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि पहले स्टेप में लेसाइन सोल्यूशन और एसिटिक एसिड एक गैस को प्रोड्यूस करता है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड NH2S गैस कहा जाता है। यही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब लेड एसीटेट पेपर के ऊपर रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं, और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट लेड सल्फाइड के होते हैं, जो हमारे पास कंफर्मेशन है कि इसमें सल्फर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास सल्फर की डिटेक्शन हुई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिटेक्शन है वो हमारे पास डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं करवा रहा हूँ, जो रिएक्शन है अपने साथ नोट रख लें। प्रेसिपिटेट का कलर, प्रेसिपिटेट का फार्मूला, ये रिएक्शंस, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो जब हैलोजेंस की डिटेक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हैलोजेंस पे यहाँ हमारे पास ये किस फॉर्म में होते हैं। इसी तरह हम उसी तरह टेस्ट ट्यूब को लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आपको पता है कि लेसाइन सोल्यूशन में डाला, तो फिर ये इंट्रेटर्स में आता है कि लेसाइन सोल्यूशन में किस फॉर्म में होते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था और सोडियम मेटल को डाला गया था। इसमें हमारे पास X था, X-1 होता है, प्लस सोडियम हमारे पास क्या होता है +1, सॉरी ये +1। तो एज अ होल हमारे पास ये हो गया NaX यानी सोडियम हेलाइड। तो ये भी आपके पास एंट्री टेस्ट के लिए एक पॉइंट हो गया कि लेसाइन सोल्यूशन में आपके पास हैलोजेंस किस फॉर्म में पाया जाता है, ये सोडियम हेलाइड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अभी जब आप इसकी डिटेक्शन करते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब आप लेसाइन सोल्यूशन इसमें डालते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर इसमें आप डालेंगे HNO3। जरूरी नहीं है HNO3 कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, लेकिन HNO3 जो है तो आपको डालना पड़ता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि ये जब आपने कंसंट्रेटेड HNO3 को डाला तो इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे सीख लें कि HNO3 का फंक्शन क्या है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये लेसाइन सोल्यूशन है, और लेसाइन सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ सोडियम ये तो नहीं होता, इसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसमें हमारे पास बुनियादी तौर पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास साइनाइड आयन होता है, और एक हमारे पास सल्फाइड आयन होता है। इन दोनों आयनों को, यानी ये तो होता है इसमें, इसकी तो हम डिटेक्शन बेसिकली कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो ये होते हैं, इससे पहले हमने इन दोनों की डिटेक्शन भी की, तो ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मकसद इनके साथ हमारा कोई काम नहीं, हमारा काम बेसिकली यहाँ पे, तो लिहाजा इस वक्त इन आयंस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयंस। इस वक्त इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्टेटर आयंस, यानी ये तमाशाई हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए क्या पैदा करते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो चीज प्रॉब्लमैटिक हो तो उसको हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। रिमूव किसके जरिए करेंगे, HNO3 के जरिए करेंगे। तो लिहाजा अगर कोई आपको कहे, कोई आपसे ई टाइम में क्वेश्चन पूछे कि बिफोर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस वी पुट HNO3 फॉर विच फंक्शन, तो आपका जवाब ये होगा कि its function is to remove the spectator ions like cyanide and sulfide because they are problematic in nature। तो आप कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम ये बनाते हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम बनाते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से ऐड करेंगे AgNO3। हम क्या ऐड करेंगे, AgNO3। और AgNO3 को अगर हम देखें तो AgNO3 में हमारे पास मौजूद है सिल्वर आयन, और ये सिल्वर आयन जो है ये फिर जाएगा साइनाइड के साथ भी मिलेगा, ये सिल्वर आयन जाके सल्फाइड के साथ भी मिलेगा, और साइनाइड के साथ ये हमारे साथ बनाएगा AgCN।
सल्फाइड के साथ बनाएगा Ag2S, सल्फाइड को +1 चार्ज पे, तो ये हमारे पास बना दे। और ये दोनों हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास ब्लैक पीपीटी बनाएंगे। और जब ये ब्लैक पीपीटी बन जाएंगे तो ये हमारे पास असल में प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि इन ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन से यहाँ पे इनकी जो हम डिटेक्शन कर रहे हैं इन हेलोजेंस की, वो डिटेक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने ये साइंस सोल्यूशन में फिर डायरेक्ट ये डाला, इन चीज़ों को रिमूव कर दें। जब ये चीज़ें हमारे पास साइनाइड और सल्फाइड रिमूव हो जाती हैं तो फिर अभी क्वेश्चन ये होता है कि ये रिमूव किस फॉर्म में होती हैं, ये रिमूव किस फॉर्म में होती हैं। तो याद रखें, जब आपने HNO3 डाला तो HNO3 आपको क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन जाता है साइनाइड के साथ भी मिलेगा, सल्फर के साथ मिलेगा। साइनाइड के साथ बनेगा HCN और सल्फर के साथ बनेगा H2S। तो हम कहते हैं कि ये इन फॉर्म्स में, ये नेक्स्ट ईटा एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास यानी साइनाइड स्पेक्टेटर आयंस जो हैं, जो सल्फाइड आयन है, ये किस फॉर्म में रिमूव होते हैं जब HNO3 डालते हैं। तो हाइड्रोजन साइनाइड और H2S, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में उड़ जाते हैं। तो फिर इससे हम नेक्स्ट जो है तो अपनी डिटेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर जो है तो डिटेक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ क्या हमारा मकसद था, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन था। उसके लिए हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब लिया था। सबसे पहले हमने लेसाइन सोल्यूशन डाला, बाकी इसमें क्या क्या है आपको वो पता चल चुका है। दूसरे नंबर पे हमने HNO3 डाला। HNO3 का फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था कि हमारे पास रिमूवल ऑफ साइनाइड और सल्फाइड आयन हो H2S और HCN की फॉर्म में। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो हम डालेंगे वो हमारे पास होता है, शाबाश, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट को हम यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास PPT बनते हैं। ठीक है, ये PPT जो होते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स में होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स में होते हैं। वो कलर हमारे पास व्हाइट PPT भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी ईटा के पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट चैप्टर 1 से यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं कि PPT कौन से कलर्स में बनाते हैं जब HNO3 डालते हैं। तो व्हाइट भी होते हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास इनके जो मुख्तलिफ कलर हैं, ये पेल येलो भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये डीप येलो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डीप येलो भी हो सकते हैं। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास बने, पेल येलो बने या डीप येलो बने, तो ये हमारे पास फिर क्या करेंगे, इन प्रेसिपिटेट को हम एक और रिएजेंट में डालते हैं जिसे हम कहते हैं NH4OH। यहाँ पर यही रिएजेंट लेते हैं, हमारे पास है NH4OH, और इसी तरह यही रिएजेंट लेते हैं NH4OH। ठीक है, इन रिएजेंट्स को लेते हैं जब ये हम व्हाइट प्रेसिपिटेट को इसमें डालते हैं। ठीक है, इस तरह पेल येलो को भी इसी में डालते हैं, यानी अलग कंटेनर में होगा, और जो है डीप येलो जो होगा तो उसको भी हम इसी कंपाउंड में डालते हैं। तो यहाँ पर जो है तो ये कंप्लीटली हमारे पास सॉल्युबल होंगे। पेल येलो जो हो तो ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। डीप येलो हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लिहाजा जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं तो ये आपको क्लोरीन कंफर्म करता है, पार्शियली सॉल्युबल आपके पास ब्रोमीन की कंफर्मेशन करता है, और जो इनसॉल्युबल होते हैं ये आपको आयोडीन की कंफर्मेशन कराता है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन से आपने कितने MCQ सीखे कि इसका फंक्शन क्या है। MCQs के लिए जरूरी आपने पढ़ लिया है AgNO3 जो है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कौन कौन से कलर्स में होते हैं, ये MCQs आपने पढ़ लिए। फिर इन को जो अमोनियम में डाला जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल किसको कंफर्म करती है, पार्शियली सॉल्युबिलिटी ब्रोमीन को, और इनसॉल्युबल आयोडीन को कंफर्म करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हैलोजेंस की हो गए। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास जो डिटेक्शन है तो वो हमारे पास डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन की है। ठीक है, और ऑक्सीजन की डिटेक्शन जब पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड में सबसे पहले मेथड आपको बताएंगे कि जब आप कार्बन की, हाइड्रोजन की
और नाइट्रोजन की और सल्फर की और हेलोजेंस की जब आप सारी कर लें, फिर इनके जो परसेंटेज हैं तो उनको आप क्या कर लें, उनका सम ले लें। अगर इनकी जो परसेंटेज हर एक की आई होती है, यानी अमाउंट आपने जो मालूम की, वो सम इनका क्या आ जाए, थोड़ा कम आ जाए, तो इससे मतलब है कि इसमें एक और कंपाउंड भी है और वो हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन का बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, यानी वह सिंपल इनकी परसेंटेज, ये तो सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा अगर है, अगर आपके पास डिटेक्शन के दौरान कहीं पर C डबल बॉन्ड O आ गया, CHO ग्रुप आ गया, यानी ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों में चूंकि ऑक्सीजन मौजूद है, तो लिहाजा ये भी ऑक्सीजन के लिए डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपने पढ़े स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ा, तो स्टार्टिंग टॉपिक में डिटेक्शंस पढ़े। तो अभी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल हम दोबारा स्टार्ट लेंगे, इंशाल्लाह डिटेक्शन आपका ख़त्म हो गया, और कल जब हम स्टार्ट लेंगे तो फिर जो चैप्टर के शुरू में जो क्वेश्चन थे, जो टॉपिक थे, तो इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एटसेट्रा। ओके।